गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमका कॉन्सेप्ट क्लासेस में। आज हम लेकर जो टॉपिक आए हैं, हम देख ही रहे होंगे जैसे बोर्ड पे लिखा है ज्योमेट्री। तो हम एडवांस स्टार्ट कर रहे हैं आज से। तो आज से एडवांस की क्लासेस लगातार चलेंगी आपकी। एडवांस का जो पोर्शन है जो एसएससी सीजीएल में बहुत बड़ा पोर्शन रखता है, जैसे कह दें हम कि अगर एडवांस के जो चैप्टर 4 हैं, जैसे मेनली जो चैप्टर हैं ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन और अलजेब्रा, इन चारों चैप्टर से लगभग बराबर सवाल पूछे जाते हैं। थोड़े बहुत एक दो के सवाल के अंतर हो सकते हैं। तो अगर हम ज्योमेट्री की बात करें तो ज्योमेट्री जो है वो प्री के एग्जाम में, एसएससी सीजीएल की बात करें तो उसके प्री के एग्जाम में आपके पास लगभग 3 से 4 क्वेश्चन हो सकते हैं और मेंस में 10 से 12 क्वेश्चन हो सकते हैं। तो मेनली ज्योमेट्री से आपका कम से कम प्री और मेंस मिला दें तो 12 सवाल से 15 सवाल मैक्सिमम हो सकते हैं। 15 से 16-17 हो सकता है। अगर 15 सवाल लेकर चलें हम तो 15 सवाल का मतलब होगा कि 15 क्वेश्चन यानी कि 30 नंबर का क्वेश्चन आपका ज्योमेट्री से होगा। ठीक है, तो सबसे पहले ज्योमेट्री पढ़ने के लिए हमको जानना क्या क्या है। ज्योमेट्री में हम चीज़ों को 5 पार्ट में डिवाइड किए हैं। जो सबसे पहले पढ़ना है हम लोग को, आप टॉपिक देखिए। सबसे पहले क्या पढ़ना है ज्योमेट्री में? लाइन्स एंड एंगल्स पढ़ना है। उसके बाद आपको पढ़ना है ट्रायंगल, फिर आपको पढ़ना है क्वाड्रिलेटरल, फिर पढ़ना है पॉलीगन, फिर पढ़ना है सर्कल। इन 5 पार्ट में ज्योमेट्री को हमने डिवाइड किया है और एक एक पार्ट को अच्छे तरीके से पढ़ते जाएंगे और उस पर क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं वो करते जाएंगे। तो सबसे पहले आप टॉपिक डाल लीजिए ज्योमेट्री और फिर टॉपिक डालिए लाइन्स एंड एंगल्स। ठीक है, चलिए आइए। तो सबसे पहले लाइन्स एंड एंगल्स में होता क्या है, सबसे पहले जो पॉइंट है लाइन्स एंड एंगल्स में हमको पढ़ना है पॉइंट। पॉइंट किसे कहते हैं? बिंदु किसे कहते हैं? तो पॉइंट एक ऐसा सर्कल है, बिंदु एक ऐसा सर्कल है जिसका कोई भी रेडियस नहीं होता है। बिंदु एक ऐसा सर्कल है जिसका कोई भी एक रेडियस नहीं होता है। जैसे मैं कह दूं कि ये एक पॉइंट है, ये भी एक पॉइंट है, दोनों ही सर्कल की तरह दिख रहा होगा, इसका कोई भी एक रेडियस नहीं होता है, तो कोई भी इसकी आइडियल डेफिनेशन नहीं है। हम कह सकते हैं कोई भी एक ऐसा सर्कल जिसका कोई भी रेडियस नहीं होता उससे क्या कहते हैं? बिंदु कहते हैं, यानी कि पॉइंट कहते हैं। क्लियर है इतना? अब दूसरा चीज आता है कि इसमें लाइंस, लाइन किसे कहते हैं? तो लाइन आप कह सकते हैं कि इसी बिंदु के पथ को हम एक लाइन कहते हैं। बिंदुओं के पथ को हम क्या कहेंगे? एक लाइन कहते हैं, या लाइन ऐसे भी कह सकते हैं हम। लाइन एक ऐसा बिंदु पथ जिसका कोई भी स्टार्टिंग और एंड पॉइंट नहीं है, कोई भी स्टार्टिंग और एंड पॉइंट इसका नहीं है, बढ़ता चला जाएगा और किसी भी डायरेक्शन में, मतलब कि बैकवर्ड डायरेक्शन में और फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा सकता है। कोई भी स्टार्टिंग फिक्स लेंथ नहीं है, स्टार्टिंग और एंड पॉइंट नहीं है, उसे हम क्या कहते हैं? लाइन कहते हैं। क्लियर है इतना? दूसरी चीज आती है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होता है? तो लाइन सेगमेंट का स्टार्टिंग और एंड पॉइंट, 2 एंड पॉइंट होते हैं। जैसे आपसे कह दें कि अगर ये AB है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट भी और एंड पॉइंट भी है, तो ऐसे लाइन को हम क्या कहेंगे? लाइन सेगमेंट कहते हैं। लेकिन अगर लाइन की बात कर रहे थे हम तो उसका कोई भी स्टार्टिंग पॉइंट नहीं था और ना ही उसका एंड पॉइंट था। वो इधर भी जा सकता है इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में भी क्या हो सकता है? बढ़ सकता है। समझ पा रहे हैं इस चीज़ को? तो लाइन में और लाइन सेगमेंट पे बहुत खास डिफरेंस है कि इसका कोई भी स्टार्टिंग और एंड पॉइंट नहीं होता है, इसके 2 एंड पॉइंट होते हैं। क्लियर है इतना? अब बात आती है रे की। रे किसे कहते हैं? किरण किसे कहते हैं? किरण कहने का मतलब होता है कि उसका एक एंड पॉइंट होगा, दूसरा एंड पॉइंट उसका नहीं होगा। जैसे कहने का मतलब ये है कि एक ये पॉइंट है, ये इसका एक एंड पॉइंट है और ये आगे की ओर या पीछे की ओर इधर किसी एक डायरेक्शन में बढ़ सकता है, वैसे लाइन को हम रे कहते हैं। क्लियर है इतना? कोई दिक्कत है यहाँ तक? तो इसको क्या कहेंगे? हम रे कहेंगे। तो आप डेफिनेशन जान चुके होंगे। डेफिनेशन एग्जाम में पूछता नहीं है, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि रे किसे कहते हैं, किरण किसे कहते हैं, लाइन किसे कहते हैं, लाइन सेगमेंट किसे कहते हैं। क्लियर है इतना? से आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब हम कह दें कि 2 रे का ओरिजिन पॉइंट अगर एक ही हो, दो रे का ओरिजिन पॉइंट एक ही हो, उससे जो बनता है उसे कहते हैं एंगल। क्या कहते हैं इसको? एंगल। 2 रे का ओरिजिन पॉइंट एक ही होता है तो उसे क्या कहते हैं? हम एंगल कहते हैं। तो आप टॉपिक डाल लीजिए लाइन्स एंड एंगल्स में। चलिए, अब हम बढ़ेंगे, इससे बढ़ते हैं आगे। अगर हम आपसे कहें कि 2 पैरेलल लाइन है, क्या है भाई? 2 पैरेलल लाइन है। अगर 2 पैरेलल लाइन को कोई भी एक ट्रांसवर्सल लाइन काटे, जैसे हम कह दें
ए बी और सी डी। ऐसे एक लाइन क्या है, पी क्यू, पी क्यू काटता है। अगर ए बी और सी डी, इफ ए बी पैरेलल टू सी डी और पी क्यू क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन है, तिर्यक रेखा है, तो इसमें हम नाम दे दिए 8 कोणों के, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 कोण बनते हैं। और कौन कौन सा एंगल किस किस एंगल के बराबर होगा ये जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले एंगल 1, एंगल को हम इस प्रकार के छोटे सिंबल से इंडिकेट करते हैं। एंगल 1 इज इक्वल टू होता है एंगल 3 और एंगल 2 इज इक्वल टू होगा एंगल 4, एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 7 और एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 8। इसे कहते हैं हम लोग वर्टिकली अपोजिट एंगल। हिंदी में कहते हैं इसको शीर्षा विमुख कोण। क्या कहते हैं इसको, शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण, ये पहला पॉइंट है। दूसरा देखो, एंगल याद रखना है कि ये इसके अपोजिट है, सॉरी 1 और 3, एक इसके अपोजिट है, ये इसके अपोजिट है, 5 7 के अपोजिट है, 6 8 के अपोजिट है, तो शीर्षाभिमुख कोण यानी कि वर्टिकली अपोजिट एंगल इसे हम लोग कहते हैं। दूसरा पॉइंट है एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6 और एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5। इसे कहते हैं हम लोग ऑल्टरनेट एंगल यानी कि एकांतर कोण। क्या कहते हैं इसे, ऑल्टरनेट एंगल यानी कि एकांतर कोण। 4 किसके बराबर, 6 के बराबर, 3 किसके बराबर, 5 के बराबर। क्लियर है इतना, ठीक है। तीसरा जो पॉइंट है एंगल 1 हमेशा एंगल 5 के बराबर होता है, एंगल 2 हमेशा एंगल 6 के बराबर होता है, एंगल कौन सा बच गया, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 8 होता है और एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 7 होता है। इसे कहते हैं हम लोग कॉरस्पॉन्डिंग एंगल यानी कि संगत कोण। ठीक है, क्या कहते हैं इसे, संगत कोण कहते हैं। बात समझ में आ रही है। तो ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 1 भी 7 के बराबर होता है और 2 भी 8 के बराबर होता है। इसे भी एकांतर कोण कहते हैं। ये इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल है, और एक्सटीरियर ऑल्टरनेट एंगल कहलाता है। तो अब देखो यहाँ पे अगर हम बात करें 4th पॉइंट की, तो एंगल 4 और प्लस एंगल 5 ये कहलाता है इंटीरियर एंगल यानी कि एकांतर कोण, सॉरी आंतरिक कोण। क्या कहलाता है ये, आंतरिक कोण कहलाता है। और आंतरिक कोण का सम हमेशा 180 डिग्री होता है। कितना होगा भाई, तो हमेशा कितना डिग्री बनेगा, तो 180 डिग्री बनता है। उसी प्रकार एंगल 3 और 6 का भी सम, एंगल 3 प्लस एंगल 6 भी कितना डिग्री होगा, तो हमेशा 180 डिग्री कहलाता है। समझ पा रहे हैं इस चीज़ को। चलिए बढ़ते हैं थोड़ा सा इससे आगे। कुछ टर्म कुछ जानने होंगे आपको। जैसे आपसे कह दें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल, इसे कहते हैं हम लोग पूरक कोण, ऐसे कहते हैं हम लोग समपूरक कोण।
क्या कहते हैं इसे, समपूरक कोण। तो पूरक कोण कहने का मतलब क्या होता है कि ऐसे दो एंगल का सम अगर 90 डिग्री है, किसी भी दो एंगल का सम 90 डिग्री है तो क्या कहलाएगा, एक दूसरे का पूरक कहलाता है। अगर θ1 प्लस θ2 अगर 90 डिग्री है तो क्या कहलाएगा, ये पूरक कोण। ऐसे दो कोणों का योग अगर 90 डिग्री होता है तो वो कहलाता है पूरक कोण यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। और अगर θ1 प्लस θ2 अगर 180 डिग्री होता है तो ये कहलाता है समपूरक कोण यानी कि सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, तो इसमें बच्चों को दिक्कत होती है कि भूल जाते हैं हम कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल सप्लीमेंट्री एंगल किसे कहते हैं। तो जहाँ पे एंगल, दो एंगल का सम अगर 90 डिग्री होता है तो उसे कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, और जिसे जहाँ पे एंगल का सम 180 डिग्री होगा उसे क्या कहेंगे हम लोग, सप्लीमेंट्री एंगल। क्लियर है इतना। चलिए इसके बेसिस पे आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन करेंगे एंगल पे, लाइन पे क्वेश्चन करेंगे, लेकिन हम स्टार्ट करते हैं आज टॉपिक को ट्रायंगल से, और उसी पे इन सभी चीज़ों का यूज़ कर रहे होंगे। तो अब टॉपिक डाल लीजिए आप, ट्रायंगल। ट्रायंगल क्या होता है, ट्रायंगल किसे कहते हैं, ट्रायंगल इसे कहते हैं किसी भी तीन रेखाओं से घिरी बंद आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। अ रीजन बाउंडेड बाई 3 लाइन्स इज नोन एज ट्रायंगल। ठीक है, किसी भी त्रिभुज को डिफाइन करने का तरीका ये है कि तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। तो क्वेश्चन ये कभी नहीं पूछेगा आपसे कि त्रिभुज कहते किसे हैं, लेकिन मैं बता भी दूं कि अगर एक त्रिभुज है तो आप देख रहे हैं कि इस लाइन का 2 एंड पॉइंट है, इस लाइन का भी 2 एंड पॉइंट है, इस लाइन का भी 2 एंड पॉइंट है, और जहाँ पे इसके एंड पॉइंट मिलते हैं उस बिंदु को हम, उस पॉइंट को हम वर्टेक्स कहते हैं, शीर्ष कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, वर्टेक्स या शीर्ष कहते हैं। समझ पा रहे हैं इस चीज़ को। अब बात आती है कि फॉर्मेशन ऑफ ट्रायंगल बनता कैसे है। तो आप इसी को देख के समझें कि मान लो मैं कह दूं कि अगर ये 10 सेंटीमीटर का है, ये 10 सेंटीमीटर का है, तो और ये मान लो आप, ये भी मान लो 8 सेंटीमीटर का है। कितने सेंटीमीटर का है, 8 सेंटीमीटर का। अब बताओ कि अगर ये लाइन 10 का है और ये लाइन 8 का है, तो इन दोनों का सम 10 से बड़ा होना चाहिए कि छोटा होना चाहिए। तो आप देख के बोल पाएंगे सर ये 8 का है, ठीक है, और ये 8 का है, तो जाहिर सी बात है अगर ये 2 का होता तो यहाँ पे मिलता ही नहीं। अगर ये 2 सेंटीमीटर का होता तो यहाँ मिलता ही नहीं, वो कहीं ना कहीं यहाँ पे मिल रहा होता और ये लाइन यहाँ पे गिर रही होती। बात समझ में आ रही है। आप इसको इस प्रकार से समझें कि अगर एक लाइन है और ये कह दूँ मैं 8 सेंटीमीटर का है, ठीक है, और एक पॉइंट ले लें यहाँ पे हम, तो ये जो लाइन है, ये जो बनी है लाइन, और ये जो लाइन बनी है, ठीक है, ये जो लाइन बनी है और ये जो लाइन बनी है, इन दोनों का सम इस 8 से फिक्स है कि ज़्यादा होगा। आप देख के समझ पा रहे हो इस चीज़ को कि जितना ये नीचे आएगा वो छोटा होता चला जाएगा, जितना ये ऊपर जाएगा बड़ा होता चला जाएगा। समझ पा रहे हैं इस चीज़ को कि अगर ये 8 सेंटीमीटर का है तो इन दोनों का सम 8 सेंटीमीटर से ज़्यादा होगा, छोटा नहीं हो सकता या बराबर नहीं हो सकता। बराबर अगर होता है इन दोनों का सम तो ये दोनों लाइन यहीं पे आके गिर पड़ती। बात समझ में आ रहा है। ये तो सबसे पहला पॉइंट होता है ट्रायंगल का, वो क्या होता है, पहला थ्योरम। आप स्टार करके दे दें। पहला थ्योरम क्या होता है, सम ऑफ 2 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ऑलवेज greater than थर्ड साइड। ठीक है, किसी भी त्रिभुज के 2 साइड का सम तीसरे साइड से हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है। अब इसको लिखने का तरीका क्या होता है, ध्यान देना। अगर एक ट्रायंगल है, ABC एक ट्रायंगल है, ठीक है। अब एंगल, ये एंगल, इसको एंगल इंडिकेट करते हैं। एंगल के सामने वाले साइड को हम स्मॉल से रिप्रेजेंट करते हैं। साइड को हमेशा स्मॉल अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट करेंगे, एंगल को कैपिटल अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं। एंगल बी के सामने वाले को हम बी मान लेते हैं और एंगल सी के सामने वाले को हम सी मान लेते हैं, ऐसे मान लेते हैं, ठीक है। तो मार्कर, ठीक है। अब ध्यान देना, मैंने कहा कि ट्रायंगल के 2 साइड का सम तीसरे साइड से हमेशा बड़ा होगा। तो आप क्या कह सकते हैं कि A + C हमेशा बड़ा होगा B से।
मान लो अगर बी सबसे बड़ी भुजा है, अब बड़ी भुजा नहीं भी हो तब भी वो बड़ा ही होगा, ठीक है ना। दो साइड, किसी भी दो साइड का सम तीसरे साइड से बड़ा होगा। आप ये भी कह सकते हैं बी प्लस सी बड़ा होगा ए से, और सी प्लस ए बड़ा होगा, सी प्लस ए तो हो चुका है ना, और क्या बचा ए प्लस, हाँ ए प्लस बी बड़ा होगा सी से। मतलब किसी भी ट्रायंगल के दो साइड का सम तीसरे साइड से हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। बात समझ में आ रहा है, तभी ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो सकता है, अन्यथा ट्रायंगल का फॉर्मेशन नहीं हो सकता। इस पर सिंपल सा क्वेश्चन दे देता है एग्जाम में, बहुत बेसिक सा कंसेप्ट पे क्वेश्चन देता है कि बताओ कि किसमें से ट्रायंगल पॉसिबल नहीं है, और इस पे 4 ऑप्शन दे देंगे, किसमें से ट्रायंगल पॉसिबल नहीं दे दिया, 3, 5, 4, 8, 10, 19, 5, 12, 13, 8, 7, 13, ठीक है। इन 4 ऑप्शन पे कहा कि किसमें से ट्रायंगल बनना पॉसिबल नहीं है। तो हमने आपसे यही कहा है कि ट्रायंगल के दो साइड का सम तीसरे साइड से अगर बड़ा होता है तभी ट्रायंगल बनेगा। 3 और 5 8 4 से बड़ा है, 5 और 4 9 3 से बड़ा है, 4 और 3 7 5 से बड़ा, इससे ट्रायंगल बनेगा। इस प्रकार इससे भी ट्रायंगल बन रहा होगा, आप जोड़ के देख लीजिएगा, इससे भी ट्रायंगल बनेगा, इससे ट्रायंगल बनना पॉसिबल नहीं है। तो सवाल का उत्तर दूसरा होगा। क्यों? क्योंकि 8 और 10 18 होता है, 18 बड़ा होना चाहिए था 19 से, इससे ट्रायंगल का फॉर्मेशन नहीं पॉसिबल है। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है। बहुत छोटे छोटे एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कभी कभी कि बताओ कि किससे ट्रायंगल बनना पॉसिबल है, किससे ट्रायंगल बनना पॉसिबल नहीं है। समझ पा रहे हैं इस चीज़ को? ठीक है। अगर मैं आपसे कहूं इसी का अगला प्रारूप, ठीक है, अगर मैं आपसे कहूं कि अगर इसको आगे बढ़ाया जाए, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं कि a बड़ा होगा b माइनस सी से। देखो एक बार रहने दिए, c को उधर लेकर आए b माइनस सी, ठीक है। और यहाँ पे मैं देखूं अगर, तो a बड़ा होगा c माइनस बी से, a बड़ा होगा c माइनस बी से। तो आप एक चीज़ देख पा रहे हैं कि एक बार हम b में से c को घटा रहे हैं और एक बार c में से b को घटा रहे हैं। कोई एक ही साइड तो बड़ी होगी, या तो c बड़ा होगा या तो b बड़ा होगा। तो ऐसे कहने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक मॉड लगा देते हैं, साइन लगाते हैं मॉड का। और मॉड का मतलब होता है कि अब ये डिफरेंस को इंडिकेट करेगा। आप ये कह सकते हैं आप, अब इसका अगला प्रारूप ये निकल कर आया, किसी भी ट्रायंगल के दो साइड का जो डिफरेंस होता है तीसरे साइड से छोटा होता है। किसी भी ट्रायंगल के दो साइड का डिफरेंस होता है तीसरे साइड से हमेशा क्या होगा, छोटा होगा, तभी ट्रायंगल का फॉर्मेशन होगा। तो आप ये भी लिख लीजिए, डिफरेंस बिटवीन एनी टू साइड्स इज ऑलवेज लेस देन थर्ड साइड। किसी भी त्रिभुज के दो भुजाओं का अंतर तीसरे भुजा से हमेशा छोटा होता है। पहला पॉइंट आपने क्या लिखा, किसी भी त्रिभुज के दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होगा तभी त्रिभुज का निर्माण होगा, और किसी भी त्रिभुज के दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से छोटा होता है तभी त्रिभुज का निर्माण होता है। तो दोनों ही तरीकों से आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि किससे ट्रायंगल बनना पॉसिबल है, किससे ट्रायंगल बनना पॉसिबल नहीं है। और इन्हीं छोटे बातों पे एक सिंपल सा सवाल आपसे पूछ देगा, पहले इसको नोट कर लें आप, ठीक है। चलिए अब इस पे क्वेश्चन क्या पूछ दिया आपसे, क्वेश्चन ये पूछ दिया, इफ 12b 19 are the three sides of a triangle, which one is true। ठीक है, कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन दे दिया आपके पास, 12 छोटा होगा, दूसरा ऑप्शन है 12 बड़ा होगा से 31 से, तीसरा ऑप्शन है 7 बड़ा होगा 19 से, और चौथा ऑप्शन है बड़ा होगा 31 से। ठीक है, ये ऑप्शन आपके सामने दे दिया गया। क्वेश्चन क्या है आपके सामने कि कौन सा कथन सत्य होगा। एक त्रिभुज की 3 भुजाएं हैं, 12 है, b है, 19 है, तो कौन सा कथन सत्य होगा। तो हमको ये सबसे पहला चीज़ मालूम है, क्वेश्चन में हम पढ़ चुके हैं थ्योरम में कि किसी भी ट्रायंगल का निर्माण तभी पॉसिबल होता है जब दो भुजाओं का योग तीसरी से या तो बड़ा हो और दो भुजाओं का अंतर तीसरी से छोटा हो। तो तीसरा भुजा कौन से, यहाँ पे b है, तो b का जो मान होगा वो बड़ा होना चाहिए किससे, इन दोनों के डिफरेंस से। 19 और 12 में कितने का डिफरेंस, 7 का डिफरेंस है।
और छोटा होना चाहिए इन दोनों के योग से 19 और 12 कितना होता है, 31 होता है। तो 7 से बड़ा होगा लेकिन 31 से छोटा होगा, कौन सा ऑप्शन होगा, चौथा ऑप्शन आपके सवाल का उत्तर होगा। समझ पा रहे हैं इस चीज़ को, इतना क्लियर है। तो देखिए बहुत सिंपल सा, बहुत बेसिक सा कंसेप्ट आपसे पूछ रहा है कि ट्रायंगल पे ट्रायंगल कैसे पॉसिबल है, कैसे कैसे बनते हैं, कैसे सिंपल सवाल पूछे जाते हैं और बच्चों को मालूम ना होने के कारण सवाल ये छूट जाते हैं। ठीक है, चलिए तो आज के लिए सिर्फ इतना ही बेसिक कंसेप्ट मैंने बताया है ट्रायंगल पे, बस इसको रिवाइज करिए। अगले क्लास में इससे आगे लेकर आऊँगा चीज़ों को मैं, तो थोड़ा सा हम लोग इस चीज़ों को फास्ट पढ़ेंगे। ठीक है, और आराम से ही पढ़ेंगे। फास्ट कहने का मतलब क्या है, रेगुलर क्लासेस आपकी आती रहेंगी और थोड़ा सा इस पर रिवीजन की आवश्यकता बहुत है। ज्योमेट्री बहुत तेज़ी से बच्चों को भूलता है, जब तक आप रिवाइज नहीं करेंगे चीज़ों को। बेसिक कंसेप्ट को तो नहीं जानना है, उसके तरीके को भी जानना है, कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। तो क्वेश्चन पे तो अभी हम आए ही नहीं हैं। ठीक है, तब तक के लिए इतना ही आज के लिए, थैंक यू।